क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन है और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, क्वेश्चन है फिर से बताते हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या है? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया, परंतु अंदरूनी कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार 1939 के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। हजरत मोहानी, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना आजाद, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या है बताइए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बी है बदरुद्दीन तैयब जी। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे सत्र, ध्यान रखिएगा, तीसरे सत्र 1887 में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता। जबकि 1888 में जर्जिउल ने इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके साथ ये पहले अंग्रेज थे जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो पहले अंग्रेज कौन से थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी? वो जॉर्ज यूले थे जो 1888 में अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है? सी मध्य प्रदेश। ठीक है, सी मध्य प्रदेश। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है, चित्रकूट मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। चित्रकूट धार्मिक और पौराणिक महत्व के बहुत से स्थानों को शामिल करता है। इनमें कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले और बाकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन है प्रतिरक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है आंसर? खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में उन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे।
वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग का दायित्व दिया गया था। यही विभाग इन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के दौरान दिया गया था। ज्ञातव्य है कि अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दायित्व प्राप्त था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है सिंधु घाटी, चाइनीज, इजिप्शियन, मेसोपोटामिया। कौन हो सकता है इसका दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता? सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया है, जो इराक में स्थित है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो 3400 से 3000 ईसा पूर्व के लगभग विकसित हुई। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है नदियों के बीच की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के आसपास विकसित हुई थी, जो वर्तमान समय में इराक में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यहाँ पे के होगा, के रूप में वर्णित किया गया था, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक है, तो कौन है इसके? ऑप्शन है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। वीडी सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में व्यक्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले देख लें। 1857 के विद्रोह को विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने वर्ष 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखी थी। यह किताब मूल रूप से मराठी में लिखी गई थी। वीर सावरकर ने इस क्रांति को यथार्थ रूप में सामने रखा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को कम करने के लिए इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा भी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है। ऑप्शन है जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी इटली और डी फ्रांस। क्या होगा आंसर बताइए? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस। इसका आंसर है बी स्विट्जरलैंड। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। लेखक स्टीफन लेस्ली ने अपनी पुस्तक में इसे कहा है। यह देश के विभिन्न साहसिक गतिविधियों की पेशकश करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1802 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। 1800 बी ऑप्शन है 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी। सी है 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। और डी है 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किस वजह से की गई थी? ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे। इसका आंसर है डी, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी।
इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को स्थानीय संस्कृति, कानून और प्रशासन के बारे में जानकारी देना और शासन में सुधार करना। इस कॉलेज ने हिंदी साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य और संस्कृत साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो इसे लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित की थी, ये भी ध्यान में रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है और ये कब स्थापित हुई? 1800 में, 10 जुलाई 1800 को हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी बृहद्रथ, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्य साम्राज्य राजतंत्रीय और केंद्रीयकृत था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपका अंतिम प्रश्न है उसमें देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, पेरियार, बी.आर. अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ए ज्योतिबा फुले, बी रामास्वामी नायकर, पेरियार, सी बी.आर. अंबेडकर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर कौन है आप बताइए? इसके आंसर है ए ज्योतिबा फुले। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले शोषण के सख्त खिलाफ थे। ब्राह्मणों ने शूद्रों और निम्न जाति के लोगों को किस प्रकार से शिक्षा, जमीन और संपत्ति से वंचित किया, इसका वर्णन इस पुस्तक की विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन को देखा जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी को मजबूत करते चलिए। सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और पढ़ाई करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।